भाग है वो क्या है, कहाँ क्या है। तो कहाँ क्या है ये जानने के लिए आपको मैप में पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो। तो आप कहाँ हो, आप हो यहाँ मैप में, कहाँ पर, भोपाल के पास, यहाँ पर रायसेन में। कहाँ पर, रायसेन में हो यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा? दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो आप हो रायसेन के पास, यहाँ पर रायसेन के पास, ठीक है, रायसेन में हो। और तो ये पूछा है पहला क्वेश्चन जो है, लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो भाई हमने ढूंढ दिया, आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ पर होगा, भोपाल के पास होगा। कहाँ पर होगा, भोपाल के पास आपका घर होगा, यहाँ पर कहीं पर रायसेन होगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रीन सर्कल कर दिया हमने। और देखो लेह लद्दाख कहाँ है, लेह लद्दाख ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर है लेह लद्दाख, ठीक है। ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, पहले आपको पता है पहले जम्मू एंड कश्मीर का ही हिस्सा था, ये पूरा एक स्टेट था। क्या था, स्टेट था, प्रदेश था, लेकिन अब क्या हो गया, ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि कहाँ पर है, कहाँ पर आप रहते हो, कहाँ पर लेह लद्दाख है, कहाँ की बात हो रही, कहाँ की कहानी की बात हो रही। लेह लद्दाख में क्या है, अमरनाथ की गुफा है, ठीक है। चलिए अनुमान लगाओ कि तुम जहां रहते हो वहां से लद्दाख पहुंचने में कितने दिन लग सकते हैं। भाई लद्दाख पहुंचना है आपको, तो यहाँ से आप लद्दाख जाओगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, दिल्ली होके, तो आपको 4 दिन लग सकते हैं। कितने लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, समझे। 15 मिनट में नहीं पहुंचेंगे, एरोप्लेन से जाएंगे तो एरोप्लेन आपको लद्दाख नहीं ले जाएगा, ठीक है। एरोप्लेन से आपको 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे, ठीक है। पा, पास के किसी एयरपोर्ट पर पहुंच जाओगे, लेकिन वहां से आपको लोकल कन्वेंस लेना पड़ेगा, है ना, जो स्थानीय वहां का परिवहन है वो लेना पड़ेगा, है ना। और कुछ तो ऐसी जगह है जहां तो जो है ये मोटर गाड़ी कुछ जाता ही नहीं है, तो वहां जो खच्चर होते हैं, खच्चर में उस पर बैठ कर जाते हैं, तो टाइम लगता है वहां तक पहुंचने, ठीक है, तुरंत नहीं पहुंच जाओगे, ठीक। तो ये बात हो गई कि पहुंचने में 3-4 दिन लग सकते हैं। अच्छा आगे देखें, किताब के शुरू में आपने पढ़ा था तिब्बती लोक कथा राग की रस्सी। तो आपको नक्शे में तिब्बत ढूंढना है, तो भाई तिब्बत होता है चीन में, नेपाल के ऊपर, नेपाल के जस्ट ऊपर जो होता है वो होता है तिब्बत, वो चीन का हिस्सा है ना, चीन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हो गया, तिब्बत मैंने मार्क कर दिया है, तिब्बत ग्रीन से मार्क के देख लेना, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं वाद विवाद, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की वजह हो सकती है। क्या हो सकती है वजह, बर्फ से ढके पहाड़ों की। तो देखो वहां पर हरियाली नहीं होती, ठीक है, हरियाली नहीं होती, इसलिए ये उदास कैसे लगते हैं, उदास और फीके, ठीक है। क्यों उदास और फीके लगते हैं, क्योंकि वहां हरियाली नहीं है। अगर हरियाली होती तो ये उदास और फीके ना लगते, बर्फ के जो ढके पहाड़ हैं, इसलिए जो है उदास और फीके लगते हैं, क्योंकि वहां हरियाली नहीं है, ठीक है, बात समझ आई। दूसरा प्रश्न है कि बताओ ये जगह कब उदास और फीकी लगती है और कब यहाँ रौनक होती है। तो वही देखो, घर घर में कब रौनक होती है, कब उदास और फीके लगता है घर, जब सब लोग मिलके रहते हैं घर में, तब ये यहाँ पर क्या होती है, रौनक होती है। सब लोग मिलजुल के रहेंगे तो रौनक होगी, और सब बाहर चले जाएंगे तो और बोलेंगे नहीं आपस में तो लगेगा फीका,
ठीक है। बाजार, जब बाजार लगती है तो बाजार में रौनक होती है, और बाजार जब खत्म हो जाती है तब आप वहां जाओ तो बाजार फीका सा लगेगा, बाजार जब उजड़ जाता है। ठीक है। आगे देखें, स्कूल में कब अच्छा लगता है, रौनक कब होती है, जब स्कूल लगा होता है। अभी स्कूल नहीं लगा है तो स्कूल में रौनक नहीं है, अब यहाँ उदास और फीका लग रहा है ना। बच्चे होते हैं जब, तो क्या होता है, रौनक होती है स्कूल में। जब बच्चे नहीं है तो स्कूल कैसा होता है, उदास और फीका होता है। खेत में, खेत में कब रौनक होती है, तो भाई खेत में रौनक तब होती है जब फसलें लहलहा रही होती हैं, खेत, किसान उसमें काम कर रहे होते हैं, तब होती है रौनक। और फसल कट गई तब वो लगते हैं फीके। ठीक है, फसल कट गई तब क्या लगते हैं, फीके लगते हैं, फसल कटने के बाद फीके लगते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। दूसरा ये, कौन है ये जम्हाई ले रहा है। उसके बाद जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम अगर इससे सहमत हो तो भी जो है तर्क दो, अगर नहीं हो तो भी तर्क दो। ठीक है, अच्छा, चलिए। तो जवाहरलाल जो है उनको कठिन यात्रा के लिए नहीं तैयार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति थे और भारत को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। रास्ते में हो सकता उनके साथ कोई दुर्घटना भी हो जाती, है ना। दूसरा ये कि उनके पास पर्याप्त सामान भी नहीं था। अब ऐसे में, और जवाहरलाल जो है रहने वाले, जो है यहाँ मैदानी इलाके के रहने वाले, ठीक है। तो अब वहां पर्वतीय इलाकों में उनको इतना ज्ञान भी नहीं है चलने का, और अभ्यास भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं उनके रास्ते में खड़ी हो सकती थी, और हो सकता है कोई दुर्घटना भी हो जाती। इसलिए जो है जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनको रोमांच पसंद था इसलिए वो तैयार हो गए। ठीक है, बात समझ आई। तो जब, हम्म, अरे ये कौन है भाई, जो एकदम रिदम में सर बोल रहा है, कौन है ये। हम्म, कृष्णा, रिदम में बोल रहे हो। चलिए आगे देखें, कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जिसमें बहुत सारी छोटी छोटे तस्वीरों के टुकड़े मिलाकर और जो है चिपका देते हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक साथ चिपका देते हैं बहुत सारी तस्वीरें। अगर हम एक साथ, देखा होगा आपने, कोलाज मोबाइल में बनाने का ऑप्शन होता है, कोलाज बनाने, तो इसमें बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं ऐसे लगा देते हैं ना, बहुत सारी पिक्चर्स लगा देते हैं, तो इसको कोलाज बना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलाज। ठीक है, कोलाज आप सारे जानते ही हो गए। तो तुम पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ और इसके लिए पहाड़ों से जुड़ी विभिन्न तस्वीरें इकट्ठा करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नजारे, चोटी, अलग अलग के पहाड़, और इसको एक बड़े से कागज पर चिपकाओ। तो ये कोलाज आप बना सकते हो अगर आपके पास समय है, लेकिन समय है नहीं तो आप इसको नहीं करोगे। क्यों समय नहीं है? क्योंकि भाई आपको प्रिपरेशन करनी है फाइनल एग्जाम के लिए, तो कोलाज अभी नहीं बनाना। ठीक है, लेकिन समझ लो कोलाज क्या है। ठीक है, आगे देखें। ये तो हो गया, ये हो गया। ये भी नहीं करना आपको भी। ठीक है, कोलाज वाला सेक्शन नहीं करना है। ठीक, आगे देखो। इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आई होगी, तो यहाँ पर ये लिखी हुई है, ये आपको नहीं लिखनी है। आपको अपनी खुद की यात्रा लिखनी है जो आपने की है, छोटी सी की हो या बड़ी सी की हो। तो ये वाली यात्रा नहीं लिखनी है, आपको खुद की लिखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़ना पड़ा। क्यों? क्यों? क्योंकि जो है उनको, उनके पास आगे जाने के लिए सामान नहीं था। सीधी बात है, आगे जाने के लिए आवश्यक सामान होता तो वो चले जाते। ठीक है, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे? रस्सी से इसलिए बंधे थे, ठीक है, कि अगर उनके पैर फिसल जाएं और वो पहाड़ से गिर जाएं तो रस्सी के सहारे लटक कर बच जाए, है ना, इसलिए रस्सी से बंधे रहते हैं। बात समझ आई। ऊपर भी रस्सी ना हो तब भी बंधे रहते हैं, आपस में रस्सी से बंधे रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं लटक जाएंगे और बच जाएंगे। ठीक है, ये बात है, नहीं तो नीचे चले ही जाएंगे पूरा, तो नुकसान हो सकता है भारी।
तो इसलिए रस्सी से बंधे हैं कि जो है जब गिरे तो बच सके। ठीक है, अब देखो पार्ट में एक तो ये कि नेहरू जी कौन है, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेहरू जी ने हिमालय पर चढ़ने में चुनौती महसूस की। ठीक है, कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं, देखो चुनौती भी है फिर भी लोग पर्वतारोहण करना चाहते हैं। पर्वतारोहण मतलब पहाड़ पे चढ़ना, पर्वत पे चढ़ना। ठीक है, तो पर्वतारोहण का शौक कुछ लोगों को मनोरंजन के लिए होता है और कुछ लोगों को रोमांच का शौक होता है। रोमांच के शौक के लिए लोग पर्वतारोहण करते हैं। ठीक है, चुनौती किन लोगों को पसंद होती है, कुछ लोगों को किसी दुर्गम स्थान को जीतना उनके जीवन का उद्देश्य होता है, और कुछ लोगों के लिए यह जीविका का साधन भी होता है। मान लो कोई गाइड है, ठीक है, गाइड है तो उसको पहाड़ चढ़ना पड़ता ही है क्योंकि उसको गाइड करते हुए ले जाना ऊपर। ठीक है, तो वही उसको पैसे मिलते हैं उससे, उसकी जीविका का साधन है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि किसी की जीविका का साधन हो इसलिए वो जो है पर्वतारोहण करता हो। ठीक है, आगे दूसरा ये, ऐसे कौन कौन से चुनौती भरे काम हैं जो तुम करना पसंद करोगे। तो चुनौती भरे काम बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो है विद्यालय में सबसे अच्छे निधि नफित गुड मॉर्निंग, क्या है सबसे अच्छे अंक लाना, ये भी एक चुनौती भरा काम है और ये आपको जरूर करना चाहिए, है ना। सबसे अच्छे अंक लाने का काम जरूर करना चाहिए। और जो विद्यालय में खेल होते हैं उनमें प्रथम स्थान लाना, ये भी एक चुनौती भरा काम है, ये भी आपको करना ही चाहिए। ठीक है, तैराकी करना, तैराकी करना काफी जो है कठिन होता है क्योंकि तैराकी आसानी से सीख नहीं सकते हैं। तो ये भी एक कैसा चुनौती का काम है और तैराकी सबको सीखनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखो कि सही मार्गदर्शन में ही तैराकी सीखें। किसी पूल में जो इंस्ट्रक्टर है उसकी मदद से सीखें, ऐसे अकेले कभी किसी भी तालाब में या नदी में नहीं उतरना। ठीक है, साहसिक कार्य और मूर्खतापूर्ण कार्य में थोड़ा ही क्या होता है, अंतर होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि साहसिक कार्य करने हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करने हैं, है ना। कि तैराकी जो है बहुत ही वो साहसिक कार्य है, बहुत ही रोमांच का कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो हम कर लेते हैं, लाओ जो नदी दिख रही है कूद जाते हैं इसमें, तैरते देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। आपको बुद्धिमानी पूर्वक जो है तैराकी सीखनी है ऐसे, है। तैराकी क्या होती है, तैराकी होती है तैरना, किसी पानी में तैरना, पानी में तैरना तैराकी होती है। ठीक है, हाँ स्विमिंग, स्विमिंग बिल्कुल, स्विमिंग, स्विमिंग होती है तैराकी। तो बात समझ आई, तैराकी साहसिक कार्य है लेकिन साहसिक कार्य को मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं बनाना। चलिए आगे देखते हैं। और किसी, जैसे साहसिक कार्य उसने किया था, किसने, विशन ने, है ना, विशन ने किया था उस कबूतर को बचाकर। ठीक है, कबूतर था या तीतर था, उसको बचाकर उसने साहसिक कार्य किया था। तो साहसिक कार्य भी आप कर सकते हो, ये भी चुनौतीपूर्ण है। इस तरह के किसी की मदद कर देना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके, है ना, लीक से हटके किसी का की मदद कर देना, ये भी एक साहसिक कार्य है और ये आप कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखो जिस नुकसान ना हो आपको, है ना, ये भी ध्यान रखना। बोलते पहाड़ अगला भाग है, बोलते पहाड़। तो भाई बोलते पहाड़ में प्रश्न जो एक है उसमें क्या दिया हुआ है, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होना और चुनौती देना दोनों क्या है, मनुष्य के स्वभाव, है ना। मनुष्य कभी क्या होता है, उदास हो जाता है, आपकी मनपसंद चीज आपको ना मिले, आप कहीं जाना चाह रहे हो अपने माता पिता के साथ और वो तुम्हें लेके ना जाए, घर पे अकेला छोड़ दे, तो आप उदास हो जाते हैं। तो उदास होना क्या है, मनुष्य का स्वभाव है। ठीक है, दूसरा है चुनौती देना, आप खेल खेलते हो और उसमें चुनौती देते हो कि मुझे हरा के दिखाओ, है ना। तो चुनौती देना भी मनुष्य का क्या है, स्वभाव है। ठीक, तो निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं, ऐसे और भी वाक्य हैं, है ना। जैसे बिजली चली गई, अब चला जाना मनुष्य का जो है
क्या है, स्वभाव है, मनुष्य चला जाता। बिजली कैसे चली गई, लेकिन हम निर्जीव चीजों के लिए भी ये प्रयोग करते हैं इस तरह के, है ना। उदास, पर्वत उदास है भाई, पर्वत कैसे उदास हो सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने में लग रहा है हमें कि वो उदास से है, रौनक नहीं है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि पर्वत क्या है, उदास। ठीक है। तो चांद ने शर्मा कर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। तो भाई चांद कैसे शर्मा सकते हैं, वो तो इंसान नहीं है, शर्माना इंसान का स्वभाव है, लेकिन फिर भी हम चांद के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं, ऐसे उदाहरण देते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं उपमा। मतलब मानवीकरण, मनुष्य की जैसे हम उसको ट्रीट करते हैं, उसके जैसा समझ लेते हैं जब, है ना, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो चांद को का मानवीकरण कर दिया गया मनुष्य समझ के, जैसे मनुष्य शर्मा जाता है वैसे ही चांद शर्मा के बादलों के पीछे चला गया, है ना। तो किताब के दूसरे पाठों में ऐसे वाक्य ढूंढो, तो आप अलग वाक्य ढूंढ सकते हो, आप ढूंढोगे तो मिलेंगे। जैसे बर्फ चुपचाप गिर रही है, तो चुपचाप क्या, चुपचाप इंसान होगा तो चुपचाप रहेगा, बर्फ तो जैसे गिरती वैसे गिरेगी, वो चुपचाप ना शोर मचाएगी ना तो चुपचाप रहेगी, है ना। उसका स्वभाव ये नहीं है, लेकिन क्योंकि बर्फ गिरने से आवाज नहीं हो रही, इसलिए जो लेखक है वो लिखता है कि बर्फ चुपचाप गिर रही, ठीक है। फिर जिसकी नंगी शाखों पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी, वही गाल, पेड़, पेड़ के जो है पेड़ के बारे में बता रहे हैं। तो पेड़ के बारे में बता रहे हैं, बर्फ को बता रहे हैं, बर्फ चिपक गई तो लग रहा है कि क्या है, रुई के मोटे मोटे गाल हैं। तो ये सब भी मानवीकरण है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती है। तो चेहरा, अब पहाड़ियां चेहरा बाहर निकाल लेती हैं, किससे, बादलों के बाहर, मतलब बादलों के ऊपर तक, तो वहां धूप होती है। तो ये कह रहे हैं धूप सेकने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये इस तरह के जो वाक्य हैं, इसमें क्या है, मानवीकरण किया गया है ना, मानवीकरण किया गया है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन आंसर है जो आप लिख लेंगे, मैं भेज दूंगा आपको, आप लिख सकते हैं। मानचित्र में, ये मैं लिख लेता हूँ, क्या है, कौन सा घेरा, घेरा लगा देता हूँ मैं, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आपका घर होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौन, रायसेन, और इस पर घेरा कर देते, लाल, है ना, लाल घेरा, घेरा किसको, रायसेन, रायसेन में हो, रायसेन को घेरे हुए है, रायसेन क्या है आपका, निवास स्थान है, ठीक है, रायसेन निवास स्थान, ठीक है। आगे देखो, आप कहाँ रहते हैं, रायसेन में, है ना, और यहाँ से लद्दाख पहुंचने में कितने दिन लग सकते हैं, 4 से 5 दिन लग सकते हैं, ठीक है, कितने लग सकते हैं, 4 से 5 दिन लग सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अलग अलग साधनों से आप पहुंच सकते हो, कार से, रेल से, बस से, वायुयान से, कैसे भी पहुंच सकते हो। फिर आगे बोला था तिब्बत पे सर्कल करो, तो तिब्बत पे सर्कल, ठीक है। आगे देखें, आगे, हाँ आगे तो सारा दिया हुआ है, और ये कोलाज वाला आपको लिखना नहीं है, बाकी सारा लिखना है, लिख लेना, ठीक है, बाकी सारा लिख लेना। अब थोड़ी बात कर लें, समय बचा हुआ है, और पीछे एक छोटा सा वर्णन दिया हुआ, और हम क्या उगाते हैं इस बारे में भी